साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग भाषा दर्शन अर्थात विश्लेषणात्मक दर्शन की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग व्हाट इज मीनिंग अर्थात अर्थ क्या है, हम अर्थ के सामान्य परिचय को समझेंगे और इसकी समस्याओं और इसके विभिन्न प्रयोगों को भी इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, भाषा में किसी वाक्य अथवा शब्द का अर्थ अर्थात मीनिंग की समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में देखी जाती है। यह प्रमुख रूप से दार्शनिक समस्या के रूप में भी देखा जाता है। भाषा सार्थक वाक्यों से और सार्थक वाक्य सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है। शब्द यदि सार्थक नहीं है तो वे मात्र एक निरर्थक ध्वनि होते हैं और यदि वाक्य सार्थक नहीं है तो वे निरर्थक ध्वनियों के समूह मात्र ही रह जाते हैं। इसलिए शब्द और उसके अर्थ के बीच का संबंध एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अर्थ निर्धारण के निम्न स्तर होते हैं। शब्द के प्रयोग के स्तर पर अर्थ का निर्धारण होता है और वाक्य के प्रयोग के स्तर पर भी अर्थ के निर्धारण का स्तर होता है। माना जाता है कि किसी शब्द का अर्थ उस विषय या वस्तु को कहते हैं जिसकी ओर वह शब्द संकेत कर रहा होता है। इस प्रकार यह संकेत और संकेतित के बीच की समस्या हो जाती है, या कहें वाच्य और वाचक की समस्या बन जाती है। और भी अच्छे ढंग से कहें तो कहा जा सकता है कि यह अर्थ और शब्द की समस्या बन जाती है। इनका विश्लेषणात्मक दर्शन में अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है, लेकिन विश्लेषणात्मक दर्शन का पूर्वरूपी दर्शन की क्रांतिकारी वैज्ञानिक विचारधारा तार्किक प्रत्यक्षवाद है, जिस पर मेरा एक वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध भी है। शब्दार्थ अर्थात शब्द और अर्थ की समस्या का आरंभ इसी विचारधारा अर्थात तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रारंभ हो जाता है। शब्द और उसके अर्थ की समस्या भाषा के अंतर्गत महत्वपूर्ण समस्या के रूप में देखा जाता है। शब्द और अर्थ की समस्या को जाने बिना भाषा का विश्लेषण कार्य संभव प्रतीत नहीं होता। इसलिए अर्थ की समस्या व उसका निदान क्या है, अर्थ का बोध किसी शब्द से कैसे होता है, किसी वस्तु की परिभाषा कैसे दी जा सकती है, किसी वाक्य का अर्थ कैसे जाना जा सकता है, इसके क्या क्या मापदंड निर्धारित किए जा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा में निहित दोष जैसे अनेकार्थकता अर्थात जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं और अस्पष्टता अर्थात जो शब्द स्पष्ट अर्थ नहीं रखते हैं इत्यादि दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, और भाषा के वाक्यों की सार्थकता और अर्थहीनता के क्या क्या मापदंड हो सकते हैं। हम इन सभी प्रश्नों पर उत्तर खोजने का प्रयास इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में करेंगे। भाषा अर्थात लैंग्वेज मनुष्य के भावनाओं, संवेगों, विचारों आदि को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। यह हमारे विचार विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि भाषा अर्थपूर्ण होती है अर्थात अर्थ से युक्त होती है, जिस कारण हम दूसरे मनुष्य की भावनाओं और विचारों के अर्थ को समझ लेते हैं। भाषा के अर्थपूर्ण होने के कारण ही हम इसका विश्लेषण भी कर पाते हैं। बिना अर्थ को जाने भाषा का विश्लेषण कार्य नहीं किया जा सकता। भाषा वाक्यों से मिलकर बनता है और वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। इस प्रकार भाषा की प्राथमिक इकाई जिनका अर्थ होता है शब्द को माना जा सकता है। शब्द अक्षर से मिलकर बनते हैं, लेकिन अक्षरों का अर्थ नहीं होता, शब्दों का अर्थ होता है। प्रश्न यह है कि भाषा में शब्दों का क्या अर्थ होता है। शब्द अक्षरों से बनते हैं। जिस प्रकार ईंटों से मकान बनता है वैसे ही अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं। जैसे शब्द पलटकर 5 अक्षरों से मिलकर बना है, प ल ट क र, लेकिन इन अक्षरों का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दों और वाक्यों का अर्थ होता है, लेकिन अक्षरों का अर्थ नहीं होता है। यह कहा जा सकता है कि शब्द अर्थ की सबसे छोटी इकाई
होता है। शब्द के अर्थ के लिए केवल अक्षरों को जोड़ देना ही पर्याप्त नहीं है। शब्द एक ध्वनि या अंकित चिन्ह होता है जिसका एक अर्थ होता है। अर्थ के बिना शब्द एक निरर्थक ध्वनि अथवा चिन्ह होता है। जैसे कोई शब्द लेते हैं, जैसे घरपट, शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ एक व्यापक शब्दावली है। सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, लेकिन अर्थ रखने वाली सभी वस्तुएं जरूरी नहीं कि शब्द हो। मेरे इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन अर्थ रखने वाली सभी चीजें शब्द नहीं होती। जैसे प्लस, माइनस, भाग, गुणा का चिन्ह, घंटी बजने की आवाज, तापमापक यंत्र द्वारा दी गई सूचना आदि का भी अर्थ होता है, लेकिन ये सभी शब्द नहीं कहे नहीं जाते। वास्तव में जिस प्रकार हम किसी भौगोलिक चित्र को दिखाने के लिए मानचित्र या ग्लोब का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार किसी वस्तु को दर्शाने के लिए चिन्हों अर्थात शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रायः प्राकृतिक और रूढ़ अर्थात मानव निर्मित दो प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे काले बादल वर्षा ऋतु के आने के चिन्ह हैं, लाल आकाश तूफान आने के चिन्ह हैं, जबकि रूढ़ चिन्हों को मानव ने स्वयं की सुविधा के लिए बनाया है और शब्दों को अर्थ प्रदान किया है, और वह ध्वनि या शब्द का अर्थ बाद में रूढ़ अर्थात प्राचीन व परंपरागत हो जाता है। हमने तो परंपरागत हजारों वर्षों से चले आ रहे शब्दों को सीखा है, अभ्यास किया है। हम कह सकते हैं कि शब्द रूढ़ चिन्ह होते हैं, ना कि प्राकृतिक, और भाषा इन्हीं शब्दों की एक व्यवस्था है। भाषा को सीखने के लिए हमें इन्हीं शब्दों या ध्वनियों के अर्थ को सीखना और जानना पड़ता है। अगर ये शब्द अर्थ नहीं रखते तो ये एक निरर्थक ध्वनि होते। चिल्लाना, खुशी, दुख, सीखना, कराहना, खिलखिलाना, यह सब के लिए शब्द की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि हमारा व्यवहार ही इनके अभिव्यक्तिकरण के लिए पर्याप्त है। इन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति भाषा बिल्कुल भी ना जानता हो, वह भी इनका अर्थ व्यवहार से ही समझ जाता है। जबकि प्राकृतिक चिन्हों में प्रायः कारणता का संबंध और साम्यता का संबंध देखने को मिलता है। जैसे काले बादल वर्षा के चिन्ह होते हैं और मानचित्र किसी भौगोलिक क्षेत्र के चिन्ह होते हैं। अनेक स्थानों पर हमें प्राकृतिक चिन्ह और रूढ़ चिन्ह दोनों का ही समायोजन देखने को मिलता है। जैसे सड़क के किनारे बच्चों के स्कूल और बच्चे तथा तीर का निशान लगा बोर्ड, यह सूचित करता है कि आगे बच्चों का स्कूल है और यहाँ धीमे चलने की आवश्यकता है। यह हमें सीखना पड़ता है। प्रतीक और चिन्ह में भेद होता है। चिन्ह शब्द का विस्तृत अर्थ होता है, जबकि प्रतीक चिन्ह का ही एक प्रकार होता है। प्रायः शब्दों और वस्तुओं में भी कोई भी प्राकृतिक संबंध देखने को नहीं मिलता है और न ही इनमें कोई आंतरिक संबंध होता है। वास्तव में शब्द मनमाने ध्वनि मात्र हैं, मनमाने संकेत हैं, जो भाषा का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों के द्वारा एक बार अपना लिए जाने पर रूढ़ संकेत बन जाते हैं। किसी ध्वनि अथवा शब्द को अर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के द्वारा उस शब्द की खोज की गई है। महान भाषा विचारक जॉन हॉस्पर्स शब्द और वस्तु के बीच ठीक वैसा ही संबंध मानते हैं जो शब्द डिब्बे के ऊपर चिपके हुए लेबल और डिब्बे के अंदर रखी हुई वस्तु के बीच होता है। यह माना जा सकता है कि किसी वस्तु के लिए शब्द के गलत या सही होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। शब्द मनुष्य के द्वारा दिया गया रूढ़ चिन्ह या प्रचलन चिन्ह है। जो शब्द प्रचलन में है उसे किसी दूसरे शब्द से संकेत करना अशुद्ध, असत्य और साथ ही भ्रामक भी होगा। जैसे कोट को कलम कहना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा करना ना तो लाभप्रद है और ना ही व्यवहारिक ही प्रतीत होता है। यह केवल भ्रामकता को पैदा करता है। शब्दों के प्रचलित प्रयोग का पालन करना शब्दों के प्रयोग का सामान्य नियम माना जा सकता है, क्योंकि
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार चिन्ह अथवा शब्द का प्रयोग करेगा तो कभी भी भाषा में स्पष्टता नहीं आ सकती। अतः शब्दों का प्रचलित प्रयोग सरलता और स्पष्टता के लिए आवश्यक है, लेकिन वैज्ञानिक शब्दों के विशेष अर्थ का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें लोगों को इससे परिचित होना चाहिए, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवाद के रूप में शब्द का नवीन अर्थ प्रयुक्त करना पड़ सकता है। अब हम लोग अर्थ शब्द के सामान्य प्रयोग को समझेंगे। जब हम कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ है, यह वस्तु तो इसका अनेक तरीकों से अर्थ बतलाया जा सकता है, जैसे संकेत करके, जैसे लाल आकाश तूफान के आने का संकेत करता है, तो हम कहते हैं लाल आकाश होने का अर्थ है तूफान का आना। यहाँ पर लाल आकाश तूफान आने का संकेत कर रहा होता है। दूसरा तरीका है कारण के रूप में, अर्थात जब किसी पद चिन्ह को देखकर हम प्रश्न करते हैं कि इसका क्या अर्थ है, अर्थात हम कह रहे होते हैं कि इस प्रश्न का क्या कारण हो सकता है। इस पद चिन्ह का अर्थ बताने का तीसरा तरीका यह भी है अभिप्राय के रूप में। क्या आपके कहने का अर्थ है कि आप मेरी मदद करेंगे? यहाँ पर प्रश्न में अर्थ के स्थान पर अभिप्राय रखा जा सकता है। अर्थ पूछने का चौथा तरीका है प्रयोजन के रूप में, जैसे रात में पुस्तक भवन जाने का अर्थ है कि वहाँ अध्ययन कार्य करना। पांचवा तरीका परिणाम के रूप में भी अर्थ को पूछा जा सकता है, जैसे आज घूमने का अर्थ होगा, अर्थात परिणाम होगा परीक्षा में फेल होना। इसी प्रकार छठवां तरीका अर्थ पूछने का व्याख्या के रूप में हो सकता है, जैसे वह बिना बताए घर से बाहर चला गया, इसका क्या अर्थ है? इस प्रश्न में हमें उत्तर व्याख्या करके देना पड़ेगा। सातवां तरीका है अर्थ पूछने का अपादान के रूप में, जैसे आप घर से मंदिर तक गए, इसका अर्थ है आप 1 किलोमीटर पैदल चले। इसी प्रकार आठवां तरीका है अर्थ पूछने का महत्व के रूप में, जैसे जीवन का क्या अर्थ है, अर्थात जीवन का क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त भी विचारक जॉन हॉस्पर्स अर्थ शब्द के विभिन्न अर्थ बतलाते हैं, जैसे किसी गूढ़ रहस्य के उद्घाटन के संदर्भ में अर्थ पूछने का तरीका इत्यादि। अर्थ शब्द के इन अनेक प्रयोगों के कारण संवाद में अर्थात बोलचाल में स्पष्टता नहीं आ पाती। हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रश्न शब्द के अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है या उस वस्तु के संदर्भ में पूछा जा रहा है जिस वस्तु की ओर वह शब्द इंगित करता है। विचारक हॉस्पर्स शब्द के अर्थ के प्रयोग में शब्द को उद्धरण चिन्हों के भीतर रखने को कहते हैं, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। जैसे यीशु का क्या अर्थ है, यहाँ पर यीशु शब्द के अर्थ की बात पूछी जा रही है। इसी प्रकार जीवन का क्या अर्थ है, यहाँ जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नों की अस्पष्टता को सर्वप्रथम स्पष्ट कर लेना और भली भांति समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। इस प्रकार साथियों, आज हम लोगों ने भाषा दर्शन के अंतर्गत अर्थ तथा अर्थात मीनिंग के सामान्य परिचय को जाना और अर्थ से संबंधित सामान्य समस्याओं को भी और इसके विभिन्न प्रयोगों को भी अच्छे से समझा है। आने वाले वीडियो में हम लोग परिभाषा की समस्या को समझेंगे। इसी के साथ साथियों, मेरा नमस्कार।